दोस्तों, आज आप लोगों के साथ और आप लोगों के ज़रिए एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। पिछले कई हफ्ते से हम अलग अलग तरीक़ों से इस विषय पे प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के ज़रिए जनता तक ये बात पहुँचे, जनता भी जागरूक हो, व्यवस्था भी जागरूक हो, ताकि हम समाधान की दिशा में बढ़ सकें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के कानून व्यवस्था की। पिछले लगभग 1 महीने से दिल्ली के अंदर जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, कई मौके ऐसे आए जब उन लोगों पर से ही विश्वास उठ गया जिनके कंधों पर यहाँ की कानून व्यवस्था की, यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आज एक अखबार में एक घटना रिपोर्ट हुई है। इस घटना को वाइडली कवर नहीं किया गया, पता नहीं क्यों नहीं कवर किया गया। आप लोग बेहतर समझ सकते हैं अपने संगठनों की संपादकीय जिम्मेदारियों को, व्यवस्था की जिम्मेदारियों को, पर दिल्ली का नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि ये दिल्ली की जनता के, दिल्ली की आधी आबादी के दिल के बेहद करीब का विषय है। सभी समाचार पत्रों में तो नहीं, लेकिन कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है इस बात को कि किस प्रकार से दिल्ली का एक कांस्टेबल, उस कांस्टेबल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके डराकर धमकाकर वेस्ट दिल्ली के अंदर 30 साल की एक महिला के साथ बलात्कार किया है। मेरे पास ये रिपोर्ट है, एक अखबार में छपी हुई। ये रिपोर्ट इस विभत्स घटना को संक्षेप में हमारे सामने रखती है और हमें संजीदा होने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये घटना सिर्फ बलात्कार तक सीमित नहीं रहती है। इसमें यह भी रिपोर्ट किया गया है कि बलात्कार करने के बाद नशे में धुत सिपाही ने जान से मारने की धमकी दी है। ये पहली घटना नहीं है। एक पुलिस के साथी ने अपनी ही महिला कर्मी के साथ लगभग 1 महीने पहले बलात्कार किया। इसके बाद 12 जुलाई को यह सीसीटीवी फुटेज सामने आई। एक पुलिस वाले ने बंदूक की नोक पर बलात्कार किया। इसके बाद 16 जुलाई को एक और घटना सामने आई, जिसमें एक पुलिस वाले ने गाजियाबाद की एक लड़की के साथ उसका एमएमएस बनाकर पिछले 3 साल से लगातार उसका बलात्कार करता रहा। हमने कई बार इस विषय पर आक्रोश व्यक्त किया। कई बार आप लोगों के जरिए पुलिस व्यवस्था में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो केंद्र में जिम्मेदार लोग हैं, जो जानते हैं कि राजनीति के ऊपर मानवता आती है, उनके सामने अपनी बात रखी, उनसे निवेदन किया। आक्रोश में भी आए हम, आक्रोश में उनके सामने अपनी बातों को रखा, ये समझाने का प्रयत्न किया कि शहर की आधी आबादी अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है, वो भी उन लोगों से जिनके कंधों पर उस आधी आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो यकीन मानिए कि इस देश में रहने वाला कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा जब दिल्ली में ये आलम है। बार बार लगातार मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से हम ये निवेदन करते रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जो कॉम्प्रोमाइज हालत में है, उसे ठीक करने का एकमात्र तरीका यही है कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही आप प्लीज़ सही जगह पर तय कर दीजिए। और ऐसा हम आज नहीं कह रहे हैं। भारतीय राजनीति के तमाम पुरोधा नेता जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहे हैं, वो समय समय पर इस मांग को रखते रहे हैं। आज हम अपना आक्रोश व्यक्त करने नहीं आए। दिल्ली का नागरिक होने के नाते हाथ जोड़कर मोदी जी की पुलिस से निवेदन करने आए हैं, ये विनती करने आए हैं कि ऐसी घटनाएं पिछले 1 महीने में लगातार बढ़ती जा रही हैं।
आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपके और जनता के बीच जो विश्वास का अंतर अब लगभग खत्म होने को आया है, इसे कुछ करके दोबारा समेटिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी शहर में, किसी राज्य में, किसी देश में कानून व्यवस्था के ऊपर से जनता का विश्वास टूट जाए, खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनकी निगरानी में लोग अपने आप को महफूज महसूस करें, उनके साथ रहने पे मन में लगातार असुरक्षा का भाव रहे। हम मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से और माननीय बस्सी साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि अब बहुत हो चुका, अब बस करिए, हो गई राजनीति। अब कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जाने चाहिए आपकी तरफ से जिससे इस शहर में रहने वाले लोग, इस शहर में रहने वाली महिलाएं खुद को पहले से ज़्यादा महफूज महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, मीडिया के साथियों से हाथ जोड़कर, कि इसे एक मुहिम बनाएं, इसे एक मिशन बनाएं। ये आपका एक एजेंडा होना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, जिसमें आप अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, मजबूती से इस देश की आधी आबादी की आवाज़ को बुलंद करें, उन कानों तक पहुंचाएं जिन कानों के ऊपर, जिन कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी है उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने की। हम ऐसा कर सकते हैं कि इन सवालों की तकनीकी जटिलताओं में फंसकर या फंसाकर इस प्रश्न को डाइल्यूट कर दें, पर यह प्रश्न अभी भी अपनी जगह पर मुंह बाए खड़ा रहेगा जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता। आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि हमारे इस निवेदन को, हमारे इस करबद्ध विनय को, अनुनय को, आग्रह को माननीय मोदी जी की पुलिस के पास आप पहुंचाएं। उन्हें बताएं कि आक्रोश के बाद जब दुख, दर्द, तकलीफ चरम पर पहुंचता है तो विनय का रूप ले लेता है, वो आंसुओं का रूप ले लेता है, वो निवेदन का रूप धारण कर लेता है। और उस अवस्था में दिल्ली के वासी आ चुके हैं। अब प्लीज़ राजनीतिक हाथों में खेलना बंद करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को उल जलूल केसों में फंसाने की साजिश रचना छोड़कर दिल्ली के करीब 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा की चिंता करना शुरू करिए। कुछ ऐसे प्लान बनाइए और जनता के सामने रखिए कि लोग पहले से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद। आपके प्रश्न हो तो पूछिए। देखिए, इसमें सटीक जवाब तथ्यों पर आधारित प्राथमिक रूप से सरकार दे पाएगी, पर मैं अपने सामान्य ज्ञान से, विवेक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी लगभग 15-20 दिन हुए उन होमगार्ड्स का डिप्लॉयमेंट हुआ, ठीक 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो ये बात मेरी समझ से बाहर की है कि उनकी 2 महीने की सैलरी कहाँ रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि होमगार्ड्स की सैलरी दिल्ली सरकार के अधीन आने के, काम करने के बाद जिन किन्हीं कारणों से रुकी हुई है, दिल्ली की सरकार तत्परता से उन कारणों की जांच करेगी। और ऐसी कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती है कि उनकी सैलरी दिल्ली सरकार के कारण से रोकी जाएगी। उनको हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनके कंधों पे वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस शहर की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो अगर उस खेमे में कुछ राजनीतिक मंशा के लोग हैं भी, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस जिम्मेदारी के साथ समझौता किए बगैर सरकार के साथ संवाद स्थापित करें। सरकार उन्हें अमहत्वपूर्ण कार्यों से खींचकर महत्वपूर्ण कार्यों में जब लेके आई है, कहाँ तो वो पहले अधिकारियों की सब्जियां लाते थे, गाड़ियां चलाते थे, अब वो एक जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं। तो ऐसी जिम्मेदार सरकार से उन्हें निराश होने की बजाय संवाद स्थापित करना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अभी मैं इसी बात की हल्की सी चर्चा कर रहा था अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये पिछले दिनों में जो घटनाएं, विभत्स घटनाएं हो रही हैं, वो दिल्ली पुलिस का बहुत दर्दनाक चेहरा दिल्ली की जनता के सामने रख रही है। दिल्ली पुलिस राजनीतिक हाथों में खेलने की वजह से
मोदी जी के आदेशानुसार काम करने की वजह से दिल्ली की जनता के बीच अपना विश्वास खोती जा रही है। बहुत ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ गया है, इमेज का संकट है मोदी जी की पुलिस के बीच में। हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि मोदी जी की पुलिस जी ध्यान से सुन लीजिए, माननीय सुरेंद्र सिंह जी चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के सेवक हैं। उनकी आंखों के सामने सड़क पर सरेआम में गलत घटना हो रही थी, उन्होंने उसमें बीच बचाव करने की कोशिश की। सच्चाई मोदी जी की पुलिस को भी पता है, पर वो मजबूर है अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथों। उनसे निवेदन करेंगे कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करने की बजाय उन लोगों का प्रोत्साहन करें जो ऐसी सार्वजनिक मारपीट की घटनाओं में बीच बचाव करके मामले को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि बहुत रोचक लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है आम आदमी पार्टी के विधायकों, नेताओं, वॉलंटियर्स के खिलाफ रिपोर्ट करना, पर आप सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, आप लोगों को अगर रत्ती भर भी लगता हो, मीडिया के साथियों से मेरा कहना है, रत्ती भर भी लगता हो कि इस तरह के सवालों में आम आदमी पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, वॉलंटियर्स को फंसाने से, प्रश्न को डाइल्यूट कर देने से इस देश की तमाम समस्याओं का समाधान निकल जाता हो, तो ये काम मिल बैठ के कर लेते हैं, बहुत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि समाधान ये नहीं है। समाधान ये है कि जो सच को आप जानते हैं उसे कहने की हिम्मत रखें, आप लोगों को बताएं कि किसी ऐसे आदमी को जिसे कमांडो सुरेंद्र जानते ही नहीं हैं, वो आदमी कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ SC/ST एक्ट लगा ही नहीं सकता, क्योंकि जाति के न पता होने की स्थिति में जातिवाचक संबोधनों का प्रयोग करना गलत है। ये अपने आप में मोदी जी की पुलिस का फरेब है, झूठा आरोप है, जो आप लोगों के जरिए इस देश की, दिल्ली की जनता के सामने जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पिछले कई हफ्तों से कमांडो सुरेंद्र को निशाना बनाया जा रहा है। 26/11 में इस नौजवान ने हमारे देश की, हमारे अपने लोगों की सुरक्षा करते हुए गोलियां खाई, कान की आवाज़ चली गई, अपनी पेंशन के लिए दर दर भटकता रहा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी कमांडो सुरेंद्र के साथ। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी होती है, उसके अंदर तमाम कमियां नजर आती हैं। कोई बात नहीं, आप राजनीतिक विद्वेष की वजह से ऐसा कर रहे हैं या आपको वाकई इस शहर की कानून व्यवस्था की चिंता है, हम ये भी मानने को तैयार हैं कि आप चिंतित हैं। जब अफवाहें चल रही थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और लगभग तय था, आप लोगों के जरिए तमाम सोर्सेस से पता चल रहा था कि आज गिरफ्तार कर लेंगे, तब हम खुद कमांडो सुरेंद्र को लेकर पुलिस मुख्यालय गए थे और कहा था कि भाई साहब, हमारे विधायकों की चिंता करना छोड़ दीजिए, आप आरोप बताइए, नाम लीजिए, हम खुद आपको, आपके पास उन सारे विधायकों को एक एक करके लेकर चले आएंगे। ऐसा नहीं किया गया। दोबारा कोई एक झूठा केस बनाया जाता है, उस केस में कमांडो सुरेंद्र को फंसाया जाता है और अब माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी कमांडो सुरेंद्र हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले माननीय हाई कोर्ट ने मोदी जी की पुलिस को फटकार लगाई थी, जिसमें जरनैल सिंह वाले मसले में अनावश्यक तत्परता दिखाते हुए मोदी जी की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक विचाराधीन न्यायालय में, विचाराधीन मामले में जरनैल सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया, जबकि वो जनसेवक थे, जनता के बीच थे, जनता की सेवा कर रहे थे। तो इस पे हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये राजनीतिक हथियार बन के, औजार बन के खेलना बंद करें। इस देश की कानून व्यवस्था की हालत बहुत नाजुक है, उसको बेहतर करने के प्रयास करने चाहिए और दिखने भी चाहिए, ताकि जनता के बीच मोदी जी की पुलिस की इमेज बेहतर हो सके, विश्वास बढ़ सके। हमने इसमें अपनी प्रतिक्रिया कल ही दे दी थी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने इस बारे में अपना पक्ष स्पष्ट किया, पर आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उसी बात को दोबारा आपके सामने रख देता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की सरकार तमाम संवैधानिक सेमी जो जुडिशियल बॉडीज़ हैं, क्वेस्टी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, उनका प्रयोग पॉलिटिकल पर्पस के लिए कर रही है। पुलिस मुख्यालय का प्रयोग किया जा रहा है, LG ऑफिस का प्रयोग किया जा रहा है और अब नेफेड का प्रयोग किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के अधीन एक आने वाली संस्था है। एक पॉलिटिकल अपॉइंटी साहब आते हैं और वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर चले जाते हैं।
कहीं लिखा नहीं है किसी भी नोटिफिकेशन या पत्राचार में जो दिल्ली सरकार के साथ किया गया है जिसमें नैफेड ने लिखा हो कि 19 रुपये किलो पे वो प्याज देने को तैयार हैं। और अगर ऐसा है तो ये दोहरी मानसिकता है, दोहरा मानदंड है, क्योंकि नैफेड के अपने रिटेल आउटलेट सफल के अंदर प्याज 40 रुपये मिल रही है। तो भाई साहब 19 रुपये में जिस दिल्ली सरकार को आप प्याज दे रहे हो, क्यों नहीं अपने 280 से ज़्यादा जो आउटलेट्स हैं आपके 250-300 आउटलेट सफल वाले, उसमें क्यों नहीं आप 19 रुपये में प्याज देने को तैयार हो? एक बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्या है? दिल्ली की जनता को सस्ते दामों पे प्याज मिल सके। आम आदमी पार्टी ने अप्रैल के महीने में इसे परसीव कर लिया था और SFAC करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है उसे निर्देश दे दिए थे नासिक के गोदामों से प्याज को खरीद कर लाने का। 33 रुपये प्रति केजी के ऊपर अच्छी क्वालिटी की प्याज वहाँ से खरीद कर यहाँ लाई जा रही है और उसे 40 रुपये के दाम पर जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है मिलाने के बाद दिल्ली के अंदर सारे आउटलेट से बेचा जा रहा है। इसमें आप देखिए पॉलिटिक्स कहाँ हो रही है। नैफेड कर रही है कि हम भी 33 रुपये पे आपको, 33 रुपये उसने लिखा नहीं है, एक्स गोडाउन प्राइस लिखा गया है लेटर में। एक्स गोडाउन प्राइस का मतलब ये कि जिस प्राइस में वहाँ पे उपलब्ध है, किस प्राइस में उपलब्ध है? 33 रुपये में उपलब्ध है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है SFAC खरीद रही है। तो वो वहाँ से लाएंगे, लेके नहीं आएंगे, उन्हें कहा कि हम आपको दे देंगे, लेके भी आपको आना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी, उसकी शेल्फ लाइफ की चिंता आप करोगे। तो भाई साहब ये आप जनता की हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप जनता की एक मूलभूत आवश्यकता के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें राजनीति के अंदर होती रही हैं। जो आर्टिकल है उसके ऊपर सरकार अपना जवाब बना रही है और स्ट्रक्चर तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट जो है सरकार उस बारे में अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जब तक एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली का दिल्ली सरकार के अधीन था, मोदी जी की सरकार ने उसे डाइल्यूट नहीं किया था, मीना जी को अनावश्यक और अनैतिक और गैर कानूनी रूप से ACB के ऊपर बिठाकर, तब तक दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ठीक थी। हम इस बात से सहमत हैं, आपकी इस बात से सहमत हैं कि जब से ACB को डाइल्यूट किया गया है, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के मामलों पर नकेल कसने में कमजोरी आई है और हमें विश्वास है कि माननीय न्यायालय के जरिए इस मसले पर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की राह पर अग्रसर करेगा। सरकार इस मामले में स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स तैयार कर रही है और आप लोगों को सूचित करेगी। थैंक यू। थैंक यू। दिल्ली सरकार स्वराज पर मनाने जा रही है, स्वतंत्रता दिवस है, तो क्या सुरक्षा के लिहाज से ठीक है? दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उनको जो छत्रसाल स्टेडियम है वहाँ कर लेना है। सर पूरा देश जश्न आज़ादी खुले में मनाता है, राजपथ पर मनाता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। हमें अपने लोगों के बीच असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। आज़ादी का जश्न है, आज़ाद होकर मनाना चाहिए।